नमस्कार। बीएड फर्स्ट ईयर में टॉपिक है बाल विकास। बाल विकास का अध्ययन करने से पहले हम विकास और अभिवृद्धि से संबंधित बात करेंगे। ये विकास और अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट, ये दोनों शब्द जो है भ्रमात्मक शब्द है। इसमें भ्रम पैदा हो जाता है कि विकास और अभिवृद्धि एक ही चीज़ है, बल्कि ये एक अर्थ नहीं निकालती है। विकास का मतलब है गुणों या परिमाण में परिवर्तन, और अभिवृद्धि का मतलब है शरीर के अंगों का बढ़ना। शरीर के अंगों का बढ़ना अभिवृद्धि कहलाता है, और गुणों और परिमाण में परिवर्तन होना विकास कहलाता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अभिवृद्धि को या ग्रोथ को जो है हम देख सकते हैं, उसको नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। जैसे शरीर की मोटाई है, शरीर की लंबाई है, उसका भार है, उसको हम देख सकते हैं। लेकिन विकास को हम देख नहीं सकते हैं, विकास को केवल महसूस किया जा सकता है। तो ये दोनों शब्द जो है भ्रम पैदा करने वाले शब्द हैं। जन्म से ही जो है विकास व्यक्ति का प्रारंभ हो जाता है, गर्भावस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है, और सतत रूप से जो है ये चलता रहता है। हेडफील्ड के अनुसार विकास रूप और आकार में परिवर्तन, और जबकि अभिवृद्धि जो है आकार का बढ़ना कहलाता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर लगातार चलती रहती है, जब तक कि वो पूर्ण विकास प्राप्त नहीं कर ले। गेसल ने कहा है कि विकास जो है एक प्रकार का परिणाम है जिसके द्वारा बालकों में नवीन गुण और क्षमताओं का विकास होता है। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास और अभिवृद्धि। अभिवृद्धि जो है ये निश्चित समय पर, यानी कि किशोरावस्था के बाद जो है ये अभिवृद्धि जो है लगभग समाप्त हो जाती है, लेकिन विकास जो है निरंतर चलता रहता है। तो ये तो हुई अभिवृद्धि और विकास की बात। विकास के क्रम में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन, विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन। अब इस विकास के क्रम में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? जैसे आकार में परिवर्तन, पहला है आकार में परिवर्तन। शैशवावस्था में बालक के शारीरिक आकार जो छोटा होता है, फिर धीरे धीरे जो जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर के आकार में भी परिवर्तन आता जाता है। इसी प्रकार से जो है अंगों के अनुपात में परिवर्तन। दूसरा है अंगों के अनुपात में परिवर्तन। अब आकार में परिवर्तन चाहे बाहरी आकार हो या आंतरिक, है ना। शरीर के अंदर के जो अवयव हैं, जो शारीरिक अंग हैं, उनमें भी परिवर्तन आता है और बाहरी में भी परिवर्तन आता है। अंगों के अनुपात में परिवर्तन, बाल्यावस्था में शारीरिक अंगों का अनुपात छोटा होता है, और किशोरावस्था तक जो है जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे अंगों का अनुपात भी बढ़ता जाता है। यह है अंगों के अनुपात में परिवर्तन। तीसरी बात है कुछ चिन्हों का लोप हो जाना। कुछ
कुछ चिन्हों का लोप, कुछ चिन्हों का लोप हो जाना। जैसे जैसे बालक जो है बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक बढ़ता है, आगे बढ़ता है, वैसे वैसे कुछ चिन्ह, जैसे हम बात करते हैं कुछ चिन्ह का मतलब जैसे जो है दूध के दांत जो है बालक के जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे दूध के दांत गिरते जाते हैं। ये कुछ चिन्हों का लोप। इसी प्रकार से जो है बाल क्रीड़ाएं हैं, बालक जो है बाल क्रीड़ाएं करता है, बाल्यावस्था में बाल क्रीड़ाएं करता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है किशोरावस्था तक आते आते जो है वो क्रीड़ाएं भूल जाता है, या इस प्रकार की क्रियाएं करने में, इस प्रकार की क्रीड़ा करने में भी उसको शर्म महसूस होती है। इसी के अलावा है जो है नवीन चिन्हों का उदय होना, नवीन चिन्हों का उदय होना। बालक जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे जो है उसमें कुछ नए परिवर्तन आते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, विषम लिंग के प्रति आकर्षण, ये नवीन चिन्हों का उदय है। तो ये है अभिवृद्धि और विकास। अब इसके जो है क्या क्या सिद्धांत हैं अभिवृद्धि और विकास के, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत, इसमें पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत यह बताता है कि किसी भी जाति के प्राणी का विकास समान रूप से होता है। किसी भी जाति के प्राणी का विकास समान रूप से होता है, एक क्रम में होता है, समान विकास। जैसे मानव जाति, तो मानव जाति के क्रम का विकास मतलब जैसे पहले जो है भ्रूणावस्था जो होती है उसमें पहले सिर का निर्माण होता है, उसके बाद फिर जो है धड़ का निर्माण होता है, फिर हाथ पैर का निर्माण होता है, ये क्रम होता है। तो किसी भी जाति के प्राणी का विकास एक समान क्रम में होता है? चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहने वाला हो, चाहे वो ठंडे प्रदेश में रहने वाला हो, चाहे मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाला हो, मानव जाति के प्राणी का विकास एक समान क्रम में होता है, एक समान क्रम में होता है। पहले जो है गर्भाधान काल आता है, फिर उसके बाद जो है यानी कि पहले जो है सिर का निर्माण होता है, मस्तिष्क का निर्माण होता है, फिर उसके बाद जो है उसके धड़ का निर्माण होता है, फिर हाथ का निर्माण होता है, उसके बाद पैर का निर्माण होता है। यह है समान प्रतिमान का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट क्रम का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रम का सिद्धांत, ये सिद्धांत ये बताता है कि बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद उन क्रियाओं में वो विशिष्टता प्राप्त करता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि बालक जब छोटा होता है तो किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए वो अपनी गर्दन भी हिलाता है, अपने पाँव भी हिलाता है, हाथ भी हिलाता है, यानी कि दोनों हाथ ऐसे करके जो है वो किसी भी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है। इसमें जो है फिर इस पकड़ने की क्रिया में जो है विशिष्टता आती जाती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे बालक जो है उसमें विशिष्टता प्राप्त करता है। फिर किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए वो पर्टिकुलर जो है हाथ या पर्टिकुलर जो है वो उंगली को काम में लेता है वस्तु को पकड़ने के लिए। यह है सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। यानी कि पहले बालक जो है
सामान्य क्रियाएं करता है और उन क्रियाओं में बालक जो है विशिष्टता प्राप्त करता है। अगला सिद्धांत है सतत विकास का सिद्धांत। सतत विकास का सिद्धांत। सतत विकास का सिद्धांत ये बताता है कि बालक का विकास निरंतर रूप से जारी रहता है। बालक का विकास निरंतर रूप से जारी रहता है, यानी कि जब से गर्भाधान काल होता है तब से बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि 6 माह की आयु में जो है बालक के दांत निकल जाते हैं, दांत जो है मसूड़ों से बाहर आते हैं, तो हम ये नहीं मानते हैं कि बालक के दांत का विकास जो है एकाएक हुआ है, बल्कि बालक जब भ्रूणावस्था में होता है तो 5 माह की आयु से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है दांत के विकास की, और जन्म के 6 माह बाद जो है दांत मसूड़ों से बाहर आते हैं, यानी कि विकास जो है भ्रूणावस्था से ही चल रहा है। जब बालक जो है गर्भ में रहता है तभी से जो है विकास की प्रक्रिया चालू है, और जन्म के बाद जो है 6 माह के बाद उसके दांत मसूड़ों से बाहर आते हैं, तो यह विकास भ्रूणावस्था है, यानी कि गर्भ में बच्चा था तभी से चल रहा है, और अब जाकर जन्म के बाद जो है ये मसूड़ों के बाहर आए हैं। इसी प्रकार से किसी भी गुण का विकास होता है तो धीरे धीरे बालक परिवार में जो भी अन्य व्यक्तियों को, परिवार के अन्य व्यक्तियों को करते हुए, बोलते हुए देखता है तो वो पहले देखता है, उसके बाद जो है उनको ग्रहण करता है। यह है सतत विकास का सिद्धांत। उसके बाद अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत ये बताता है कि बालक के विभिन्न गुणों का विकास जो होता है ये आपस में संबंधित होता है, उसके शारीरिक विकास से भी संबंध होता है। जैसे हम बात करें कि कुशाग्र बुद्धि बालक है तो कुशाग्र बुद्धि बालक जो है जल्दी गुणों को ग्रहण कर लेता है, शारीरिक विकास भी उसका तीव्र होता है। इसी प्रकार से मंद बुद्धि बालक, तो मंद बुद्धि बालक किन्हीं गुणों को जो है धीरे धीरे ग्रहण करता है, उसका विकास भी मंद गति से होता है। अब है अगला सिद्धांत है शरीर के विभिन्न अंगों में भिन्नता का सिद्धांत। भाई ऐसा नहीं है कि जो है सारी शारीरिक जो अंग हैं वो समान रूप से विकसित होते हैं। किन्हीं की गति, शरीर के विकास की या वृद्धि की गति किन्हीं की मंद होती है और किसी की जो है तीव्र होती है। तो ये सिद्धांत ये बताता है कि शरीर के विभिन्न जो अंग हैं उनका विकास अलग अलग गति से होता है। और अगला सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत को केंद्र से परिधि की ओर विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। विकास की दिशा का सिद्धांत से मतलब यहां पर है केंद्र का मतलब यहां पर है मस्तिष्क, और परिधि का मतलब है यहां पर धड़, हाथ, पैर। केंद्र से परिधि की ओर विकास का सिद्धांत यानी कि पहले बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद जो है उसके धड़ का विकास होता है, हाथ का विकास होता है और पांव का विकास होता है। इसी प्रकार से जो है हम गति में भी देख सकते हैं, इसी प्रकार से अन्य क्रियाओं में भी देख सकते हैं। जैसे बालक जन्म के बाद जो है पहले अपने सिर को उठाने का प्रयास करता है, सिर को जो है हिलाने डुलाने का प्रयास करता है, पहले सिर पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, और फिर जो है धीरे धीरे बच्चा जो है किसी के सहारे बैठना प्रारंभ करता है, फिर बच्चा धीरे धीरे घसीटते हुए चलता है और फिर धीरे धीरे जो है पैर पर खड़ा हो जाता है। तो ये सभी
जो दिशा का सिद्धांत है विकास की, ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों में समान रूप से पाया जाता है, ऐसा नहीं। किसी के विकास की गति मंद होती है और किसी के विकास की गति तेज होती है। तो कोई बच्चा जो है जल्दी बोलना सीख जाता है और कोई बच्चा देर से बोलना सीखता है। ये है विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि पहले बच्चे का सिर का विकास होता है और फिर जो है हाथ पैर का विकास होता है। उसके बाद अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये बताता है कि ऐसा नहीं कि सभी प्राणियों के जो संतान है, जो बच्चे हैं, वो समान रूप से विकास करते हैं। ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यही बताता है। जैसे दो बड़े भाई हैं, दो भाई हैं, तो दोनों भाइयों के बच्चों का विकास समान गति से हो, ऐसा नहीं है। किसी बच्चे का विकास, भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यही बताता है कि प्राणी के जो जीव हैं या जो संतान हैं, उन सभी का विकास एक जैसी गति से हो, ऐसा नहीं है। गति जो है, किसी की गति, विकास की गति किसी की मंद होती है और किसी की तीव्र होती है। जैसे मैंने भाइयों का उदाहरण दिया कि दो भाइयों के बच्चे जो हैं कि उनका विकास जो है ऐसा नहीं कि सभी का समान गति से हो, किसी का विकास जो है मंद गति से होता है और किसी का तीव्र गति से होता है। यह है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत।